वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज की क्लास है हमारी पीडियाट्रिक एंड ओबीजी बेस्ड क्लास। तो जिनका भी अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम है उनके लिए क्लास हेल्पफुल तो है ही, लेकिन जो लोग अभी रिसेंट में अलग अलग जगह के फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि रेलवे का, नॉर्सेट का, डीएसएसबी के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं जो कि सितंबर फर्स्ट वीक तक चल रहा है, और बीएसएफ वालों का अभी रिसेंट में इतने एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो जो भी लोग इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब के लिए क्लासेस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। साथ में अभी मेघालय डीएचएस में वैकेंसी निकाली गई हैं, तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है प्लीज़ फॉर्म फिलअप कीजिए। और डीएचएस सिलेबस को लेके जिनको भी कन्फ्यूज़न हो रही है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो यहाँ पर जो भी लोग डीएचएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको नॉन नर्सिंग नहीं आना, ओनली नर्सिंग आना है। तो डीएचएस के मोस्ट ऑफ दी पेपर मेरे पास आई थिंक केरला और कर्नाटक स्टेट के थे जो मैंने अपडेट किए हुए हैं। मेघालय का पेपर भी अवेलेबल हो चुका है जो अभी रिसेंट में हुआ था, तो यहाँ पर वो पेपर भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा बहुत ही जल्दी। आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि बुक पर अभी जो मेडिकल एंड नर्सेज हब की ऑफिशियल बुक है, क्या रेलवे वालों के लिए हेल्पफुल होगी, मेरे पास अभी इस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं बता दूं कि रेलवे में आपको 70% नर्सिंग आने वाली है, 70% आपको नर्सिंग आनी है, बाकी रिमेनिंग नॉन नर्सिंग आनी है। तो बुक में आपको ओनली नर्सिंग कंटेंट दिया गया है, ओनली नर्सिंग वाले जितने भी एग्ज़ाम देते हैं आप लोग, उसमें आपको नर्सिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। और आपको यदि इस चीज़ पर बिलीव नहीं होता है, चाहे आप डीएचएस का पेपर देख लो, एनएचएम का देख लीजिए, सीएचओ का देख लीजिए, आपको सब में अलग अलग तरीके से आपके क्वेश्चंस कवर होते रहते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको सभी पेपर, सभी बुक्स आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं। ऐसा नहीं कि कोई आपने एक बुक उठा ली और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, ऐसा होता नहीं है। आपको चारों तरफ से पढ़ना होता है, स्पेशली जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हो। तो आई थिंक 17 तारीख से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं रेलवे के। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी आपके रेडी नहीं है प्लीज़ रेडी करके एज सुन एज पॉसिबल फॉर्म फिलअप कीजिए। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, और जो भी लोग बुक ऑर्डर करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि बुक फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, आप फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं और डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑर्डर में आपको जो 50 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज है फ्लिपकार्ट का, वो आपको नहीं पे करना होगा। वो चार्ज जो आप जब डायरेक्ट ऑर्डर करेंगे तो जो डिलीवरी चार्ज होगा वो मैं खुद पे करूँगी, लेकिन जब फ्लिपकार्ट के थ्रू आप ऑर्डर करते हैं तो आपको वो चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर जो भी लोग बुक ऑर्डर करना चाहते हैं प्लीज़ ऑर्डर कीजिए। आपके लिए आज से ही एक और स्पेशल डिस्काउंट आ सकता है बुक पर, जो कि शाम के 5 बजे से आपको स्टार्ट होगा। कल राखी है, तो राखी में मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट होगा, तो आप लोग बुक को ऑर्डर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ये रहा, लंग मैच्योरिटी को लेके, फीटल लंग मैच्योरिटी को लेके। क्वेश्चन में आपको कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ फीटल लंग मैच्योरिटी। फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए क्या इंडिकेटर होंगे? एलएस रेशियो, एसडी रेशियो, पल्पेबिलिटी इंडेक्स या फिर रेसिस्टेंस इंडेक्स। और जैसा मैंने आप सभी से कहा था कि बहुत जल्दी मॉस्वी, एनसीलेक्स, लिपिनकॉट, इन सभी बुक्स से आपको क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो यस, आपकी क्लासेस है जो कल इवनिंग से, मतलब कि रक्षाबंधन के दिन से अच्छा कोई दिन नहीं होगा, तो कल से ही आपके लिए क्लास जो स्टार्ट होगी 45 मिनट या 1 आवर की रहेगी, जिसमें आपके 20 और 25 क्वेश्चन बस सॉल्व करवाए जाएंगे उस क्लास में। टाइमिंग की बता दूं को डेली क्लास है जो रहेगी आपके रात में रहेगी 9:30 से 10:30 के बीच में। ये टाइमिंग आपके लिए फिक्स रहेगी, आप चाहें तो नोट डाउन कर लें। प्रीमियर क्लास रहेंगी 9:30 to 10:30 तक, जो एनसीलेक्स बेस्ड क्लास रहेंगी। और सिस्टम वाइज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि यदि किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के सिस्टम को हमने टारगेट किया तो वहाँ पर पूरे उसी सिस्टम से रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपको 1 वीक तक पढ़ाए जाएंगे। क्या है कि फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए बेस्ट इंडिकेटर क्या होगा? एलएस रेशियो होगा क्या, या फिर आपके लिए एसडी रेशियो होगा, पल्पेबिलिटी इंडेक्स होगा कि रेसिस्टेंस इंडेक्स होगा? तो यहाँ पर जो बेस्ट रेशियो होगा, बेस्ट इंडिकेटर होगा फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए, वो होता है लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशियो। क्या है? लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशियो। अब ये रेशियो है जो
2.0 टू 2.5 तक क्या होता है, एक एप्रोप्रिएट और नॉर्मल रेंज में कंसीडर किया जाता है। कितना? 2 से 2.5 तक। देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल रेशियो होता है लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो है, जो यहाँ पर ये एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू चेक किया जाता है। फीटल लंग मैच्योरिटी का पता करने के लिए यदि ये एलएस रेशियो 2.0 टू 2.5 है, मतलब क्या है, फीटल लंग है जो डेवलप हो चुके हैं। यदि इससे कम होता है, दैट मीन्स 2.0 से कम आता है, मतलब कि क्या है, फीटल लंग इमेच्योर है। और प्रीमेच्योरिटी है जो सबसे बड़ा रीजन है, न्यूबॉर्न बेबीज की डेथ का जो सबसे बड़ा रीजन कंसीडर किया जाता है वो होता है प्रीमेच्योरिटी। अब एलएस रेशियो यदि 2.0 से कम में होगा तो ये बेबी है जो फीटल लंग प्रीमेच्योर, या तो बच्चे समय से पहले पैदा हो गए, उनमें होने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। और यदि जिन बच्चों में जो फीटल लंग रेशियो, जो यहाँ पर रेशियो है एलएस रेशियो 2.0 से कम आता है, मतलब बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आरडीएस डेवलप होने के चांसेस है। क्या है? आरडीएस डेवलप होने के चांसेस है आफ्टर द डिलीवरी के दौरान। लेकिन यदि माँ के लिए डायबिटीज है, जैसे आपने पढ़ा है कि यदि माँ डायबिटिक है, जेस्टेशनल डायबिटीज भी यदि माँ को हुआ है, तो बच्चे हैं जो लार्ज साइज बेबीज होते हैं, 4 kg तक के बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन इनकेस यहाँ पर एलएस रेशियो ज्यादा आता है, तो इसका रीजन डायबिटिक मदर भी हो सकती है, और उस दौरान बच्चे का एलएस रेशियो मोर देन 2.0 से भी ज्यादा हो सकता है। याद रखिए, यदि आपको एग्जाम में पूछे कि एलएस रेशियो कम है, मतलब आईडीएस डेवलप होने के चांसेस है, एलएस ज्यादा है, तो उसका रीजन होगा कि माँ डायबिटिक रही है। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर बंडल्स रिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज, तो बंडल्स रिंग का दूसरा नाम क्या है? पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग, कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग, या फिर कॉन्ट्रैक्शन रिंग। तो बंडल्स रिंग का दूसरा नाम क्या होगा? तो इसका दूसरा नाम होगा पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। क्या है? पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। जब जनरली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, तो जो अपर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है और लोअर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, इसके लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन के लिए बंडल्स रिंग और पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग क्या करते हैं, काम करते हैं इस तरीके से। जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, उसके लिए रिंग जरूरी है। तो यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन के बीच में अपर कॉन्ट्रैक्ट, जो अपर यूट्राइन सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, तो उस दौरान यूट्रस कैसी होगी, थिक होगी, और लोअर साइड आएंगे तो थिन होगी। पार्चुरेशन के टाइम पर, पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, चाइल्ड बर्थ की जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है क्या, पार्चुरेशन। एग्जाम में पूछा जाता है पार्चुरेशन का मतलब, तो वो होता है चाइल्ड बर्थ की जो प्रोसेस है वो। पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग यदि आपको पूछे जाए तो दूसरा नाम है यहाँ पर बंडल्स रिंग। और ये हेल्प क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन में जो लोअर और अपर यूट्राइन सेगमेंट में कॉन्स्ट्रिक्शंस आते हैं उनमें हेल्प करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर लोचिया एल्वा कंसिस्ट ऑफ। हो सकता है कि जब आप एग्जाम दें तो आपको इस तरीके से डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चंस ना आए, हो सकता है थोड़े घुमा के क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो यहाँ पर लोचिया एल्वा में क्या क्या रहेगा, वुंडेड एक्सीडेट एंड म्यूकस फ्रॉम द सर्विक्स, plenty of decidual cells, leukocytes, mucous epithelial cells and microorganism, या फिर fetal membrane, vernix sizosa, lanugo और meconium, या फिर only leukocytes। लोचिया क्या है, फर्स्ट थिंग आपको ये समझना चाहिए, लोचिया का मतलब होता है कि आफ्टर द डिलीवरी के बाद जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो कहलाता है क्या, लोचिया। अब इसमें होता है रूब्रा, सिरोसा एंड अल्वा। अल्वा सबसे लास्ट में रिलीज होता है, जो शुरुआत के 2-3 दिन तक होगा रिलीज, वो होता है रूब्रा, जो कि रेड कलर का होगा। दूसरा ब्राउनिश टाइप का होगा जिसको कहा जाता है सिरोसा, और तीसरा होता है एल्वा जो लास्ट में आता है। तो लास्ट में जो होगा इसमें डेसिडुअल सेल्स होंगी। डेसिडुआ किसको टर्म में दिया जाता है, डेसिडुआ है जो किसको टर्म में दिया जाता है, ल्यूकोसाइट्स जो व्हाइट ब्लड सेल्स हो गई, म्यूकस हो गया, तो ये सब यहाँ पे क्या होंगे, डिस्चार्ज होता है एल्वा में, क्योंकि ये लास्ट में सबसे एल्वा होगा, क्या होगा, एल्वा होगा। और जो एंडोमेट्रियम है प्रेगनेंसी के दौरान, एंडोमेट्रियम को ही क्या कहा जाता है, डेसिडुआ। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है डेसिडुआ का मतलब क्या है, जो एंडोमेट्रियम है
इसके लिए एक टर्म दिया जाता है क्या, डेसिडियम। तो जो एंडोमेट्रियम की सेल्स हो गई, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गई, म्यूकस हो गया, एपिथेलियल सेल्स हो गई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ये सब लोची एल्बा में रिलीज। और यहाँ पर देखिए 3 तरीके का डिस्चार्ज होता है। फर्स्ट इनिशियल टाइम में डिस्चार्ज होता है क्या, रूब्रा, जो कि डार्क रेड कलर का होगा। फ्यू डेज आफ्टर द डिलीवरी होगा है, जिसमें फीटल मेम्ब्रेन, डेसिडुआ कोनियम, जो कि बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल होगा, वर्निक्स सिजोसा होगा, लेन्यूगो वगैरह भी इसमें है जो ऐड रहेंगे। सिरोशा जो कि ब्राउन कलर का होगा, इसमें WBC के साथ साथ है जो प्लेसेंटा और अदर जो म्यूकस सर्विक्स वगैरह है वो सब रहेंगे। लास्ट एंड में जो आपका आफ्टर 10 डेज के बाद है जो रिलीज होगा, वो उसमें आपका टर्बिड टाइप का फ्लूइड होगा। ड्रेनेज जो यहाँ पर डेसिडियल सेल्स के साथ साथ WBC, एपिथेलियल सेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब चीजें हैं जो बाहर आएंगी। क्लियर। लोचिया का मतलब है आफ्टर डिलीवरी के बाद होने वाला डिस्चार्ज। और एक और टर्म एल से स्टार्ट होता है, ल्यूकोरिया। क्या होता है, ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया में होता क्या है कि व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होता है। क्या होगा, व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होगा। नेक्स्ट वन इज द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट थ्रोम्बोसिस ड्यूरिंग अर्ली वीक्स ऑफ पोस्टपार्टम इज। थ्रोम्बस का मतलब क्या होता है, क्लॉट बनना। थ्रोम्बस का मतलब क्या होता है, क्लॉट बनना। तो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है क्लॉट बनने से रोकने के लिए, अगेंस्ट द थ्रोम्बोसिस अर्ली वीक्स ऑफ पोस्टपार्टम। आफ्टर डिलीवरी के बाद का जो टाइम कहलाता है वो कहलाता है परपीरियम पीरियड और पोस्टपार्टम पीरियड। अब पोस्टपार्टम पीरियड के बाद जो पोस्टपार्टम पीरियड का जो शुरुआती समय होता है, अर्ली वीक्स होते हैं, उस दौरान थ्रोम्बोसिस होने से रोकने के लिए जो प्रोटेक्टिव वर्क है वो कौन सा होगा। ऑप्शन में यहाँ पर परसिस्टेंस ऑफ हाइपर कोआगुलेबल स्टेट इन द फर्स्ट 48 आवर, the increase in fibrinolytic activity after delivery, the increase in platelet adhesiveness between 4 and 10 days of postpartum, या फिर increase in platelet count in the first 48 hour after the postpartum। आफ्टर द डिलीवरी के बाद तो ब्लीडिंग का रिस्क ज्यादा रहता है, तो प्लेटलेट्स कैसे बढ़ेंगी, तो ये तो संभव ही नहीं है। दूसरे में यहाँ पर आपको ऑप्शन में कहा है कि फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी है जो आफ्टर डिलीवरी के बाद बढ़ जाएगी। नॉर्मली फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी होती है, लेकिन डिलीवरी के बाद है जो कुछ समय के लिए बढ़ी हुई रहेगी। यही रीजन होता है कि आफ्टर डिलीवरी के बाद जो थ्रोम्बस है यहाँ पर क्या अगेंस्ट द थ्रोम्बस के जो मैकेनिज्म वर्क करेगी, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, वो क्या होगी, फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी का बढ़ना। क्या होगा, फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी का बढ़ना। नेक्स्ट वन इज इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। अभी हमने अपर यूट्राइन सेगमेंट और लोअर यूट्राइन सेगमेंट पढ़ा है, तो यहाँ पर कहा गया है कि इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी के बाद जो यहाँ पर लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो कैसा होगा, बिकम फर्म एंड इलास्टिक, प्रोग्रेसिवली अनफोल्ड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, hypertrophies and elongates, becomes a thin flabby and collapsed structure। तो आफ्टर द डिलीवरी के बाद जो यूट्राइन सेगमेंट कैसा होगा, आफ्टर डिलीवरी के बाद जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट कैसा होगा, थिन, फ्लैवी और कोलैप्स्ड। कोलैप्स्ड का मतलब सिकड़ा हुआ टाइप का स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बिकम्स अ थिन, फ्लैवी एंड कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जब भी बर्थ देने के बाद आपका जो बेली है, जो भी डिलीवरीज होती है आपने देखा होगा, डिलीवरी के तुरंत बाद इमीडिएट आप देखेंगे कि उतना श्रिंक डाउन है जो बेली नहीं होता, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जब 60 ग्राम की यूट्रस 1000 ग्राम में स्ट्रेच हो गई, 500 ग्राम का प्लेसेंटा भी बन गया, अंदर ही फ्लूइड हो गया 1000 लीटर और 800 ml तक, तो ये सब चीजों जो फ्लूइड बाहर आ गया, प्लेसेंटा आ गया, लेकिन जो स्ट्रेचिंग हुई उसको श्रिंक होने में वक्त लगेगा, समय लगेगा। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि आफ्टर द डिलीवरी के बाद जो बेली है कैसे होगी, लोअर यूट्राइन सेगमेंट थिन होगा, फ्लेवी होगा और कोलैप्स स्ट्रक्चर में होगा, धीरे धीरे श्रिंक डाउन होगा, इमीडिएटली तो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आपके यूट्रस को है जो रैपिडली आफ्टर दैट है जो
कॉन्ट्रैक्शन होने के साथ साथ जब आफ्टर डिलीवरी के बाद क्यों कहा जाता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते रहने चाहिए ताकि पीपीएच को मैनेज किया जा सके। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगी, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होंगे और धीरे धीरे क्या होगी, श्रिंक होना स्टार्ट होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द relationship of preference point on the presenting part to the various quadrants of the pelvis। कौन सा टर्म है जो यहाँ पे यूज किया जाएगा प्रेजेंटिंग पार्ट के लिए अलग अलग क्वाड्रेंट्स में पेल्विस के? प्रेजेंटेशन, पोजीशन, एटीट्यूड, एफिलाई, कौन सा टर्म यूज किया जाएगा? तो यहाँ पर जो टर्म यूज किया जाएगा वो होगा प्रेजेंटेशन। क्या होगा? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन सेफेलिक हो सकता है, मतलब हेड डाउन हो सकता है, वर्टिक्स हो सकता है, ट्रांसवर्स भी हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन कंसीडर किया जाता है वो क्या होता है? सेफेलिक और वर्टिक्स प्रेजेंटेशन। फीटल लाई का मतलब होता है रिलेशन ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मदर। मदर और बच्चे के बीच में जो एक रिलेशन है, एक्सिस जो धुरी आप कह सकते हैं, उस बीच में वो होता है क्या? लाई। लॉन्गिट्यूडनल लाई सबसे कॉमन लाई मानी जाती है जिसमें सेफेलिक प्रेजेंटेशन हो, हेड डाउन हो, लाई कैसा हो? लॉन्गिट्यूडनल हो। ट्रांसवर्स लाई जनरली यदि मल्टीपैराइटी हो, बच्चा पूरे तरीके से तिरछा हो जाएगा जिसमें, और हाइड्रोमनियास का केस हो या फिर यूट्राइन एनोमलीज हो तो उस केस में ट्रांसवर्स लाई देखने को मिलेगी। ऑब्लिक अनस्टेबल मतलब बच्चा यदि कम वजन का है तो ये क्या कर सकता है? घूम सकता है, उसको क्या कहा जाता है? ऑब्लिक लाई, अनस्टेबल लाई भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रेविस के पेशेंट में इम्यूनोसप्रेसर थेरेपी किस तरीके से काम करेगी कि जो ऑटो इम्यून डिसीज है, एक तो माइस्थेनिया ग्रेविस, लेकिन जब हम इम्यूनोसप्रेसर थेरेपी देंगे पेशेंट में तो जो खुद की ऑन एंटीबॉडी बन रही है उनके प्रोडक्शन को क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। जब आपकी बॉडी में, यहाँ पर ये देखिए इस इमेज से आपको इजीली माइस्थेनिया ग्रेविस समझ में आएगा। ये रही यहाँ पर सिनेप्सिस जो क्या कर रहे हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। अब यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या? एसिटाइल कोलिन रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या होगी? रिलीज साइट होगी नर्व टर्मिनल के यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एसिटाइल कोलिन रहेगा, क्या है यहाँ पर? जो इम्पल्सेस हैं मसल्स तक जा रहे हैं, नर्व इम्पल्स है मसल्स तक जा रहे हैं, यदि यहाँ पर आपकी ऑटो एंटीबॉडी बनती है तो ये क्या करेंगी? इन रिसेप्टर को खत्म करने का काम करेंगी, राइट। लेकिन जब यदि हम यहाँ पर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देंगे पेशेंट में तो जो यहाँ पर खुद की ऑटो एंटीबॉडी बन रही है क्या होंगी? कम हो जाएंगी। कैसी होंगी? कम होंगी। जब उनका प्रोडक्शन कम होगा तब ये क्या करेंगी? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को डैमेज करने का काम कर रही है, नष्ट करने का काम कर रही हैं, तो ये कम होगा। और इसी तरीके से माइस्थेनिया ग्रेविस पर हम क्या कर सकते हैं? ट्रीट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर एक मेन जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी का काम क्या होगा? जो खुद की एंटीबॉडी बन रही है उनके प्रोडक्शन को कम करना, और जब इनका प्रोडक्शन कम होगा तो एसिटाइल कोलिन का जो रिसेप्टर है डैमेज हो रहा है, प्रॉपर इम्पल्सेस नहीं जा पाएंगे, तो उसको क्या करेंगे? हम ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी इस तरीके से कारगर होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर, इफ अ बेबी बॉर्न विथ बर्थ वेट इज 2.9 kg देन इट मीन्स बेबी इज। यदि न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर हुआ है एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसका वजन कितना है? 2 किलो 900 ग्राम है, तो इसका मतलब क्या होगा? बेबी कैसी कंडीशन में पैदा हुआ है? लो बर्थ वेट बेबीज है, वेरी लो बर्थ वेट बेबी है, स्मॉल फॉर डेड बेबी या फिर नॉर्मल बर्थ वेट बेबी है। तो किस तरीके का बेबी है जो पैदा हो गया जिसका वजन 2.9 kg है? तो ये कहलाएगा नॉर्मल बर्थ वेट बेबी, बिकॉज जो नॉर्मल बर्थ वेट होता है इंडियन न्यूबॉर्न बेबी का वो होता है 2.5 kg से ज़्यादा। लेकिन जब ये 2.5 kg से कम होता है तब ये सिचुएशन हम कंसीडर करते हैं लो बर्थ वेट बेबीज में। किसमें? लो बर्थ वेट बेबीज में हम इस सिचुएशन को क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर फिर आता है वेरी लो बर्थ वेट। तो वेरी लो बर्थ वेट में ऐसे बेबीज आएंगे जिनका बर्थ वेट लेस देन 1.5 kg या फिर 1500 ग्राम से भी कम हो एट द टाइम ऑफ बर्थ है, और जेस्टेशनल एज क्या रही हो? कंप्लीट रही हो, आफ्टर 37 वीक के बाद डिलीवर हुए हैं, लेकिन बर्थ वेट कितना है? 1500 ग्राम से कम है। फिर आते हैं एक्सट्रीमली लो बर्थ। तो अब जिनका वजन 1000 ग्राम से भी कम है और 1 किलो से भी कम वजन के हैं तो क्या कहलाएंगे? एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज। नेक्स्ट है यहाँ पर
व्हाट इज द नॉर्मल MUAC दैट मीन्स मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस इन नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी। जो नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी होते हैं इनमें MUAC कितना होता है? क्या है? नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें नॉर्मल मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस है कितना होता है? 12 से 16 सेंटीमीटर, 9 से 11 सेंटीमीटर, 16 से 17 सेंटीमीटर या फिर 20 से 21 सेंटीमीटर। कितना होगा? सर्कमफेरेंस होता है 9 to 11। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी टेबल के थ्रू इसको समझेंगे कि MUAC है क्या। MUAC चेक किया जाता है लेफ्ट अपर आर्म में। कहाँ से? मिड पॉइंट बिटवीन द टिप ऑफ द शोल्डर एंड द टिप ऑफ द एल्बो। MUAC यूज किया जाता है न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करने के लिए। किसके लिए? न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करने के लिए। अब यदि नॉर्मल एवरेज एट द टाइम ऑफ बर्थ मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस की बात की जाए कितना होगा? 9 to 11 सेंटीमीटर। कितना होगा? 9 to 11 सेंटीमीटर। फिर बात आती है 1 साल के बच्चे की तो होगा 12 to 16 सेंटीमीटर। जैसे वेट और हाइट बढ़ती है उतने फास्ट तरीके से MUAC नहीं बढ़ता, ये भी आप सुन लीजिए। तो यहाँ पर 1 साल में होगा 12 से 16 सेंटीमीटर। फिर होगा 1 से 5 साल की एज में तो 16 से 17। आपने 1 साल से 5 साल तक के बच्चे देखे होंगे, उनका जो आप MUAC चेक करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि मेरा बच्चा स्वस्थ नहीं है, मोटा नहीं हो रहा है सब। नेक्स्ट आता है 12 ईयर, तो 12 में 17 to 18, 15 में 20 से 21 सेंटीमीटर MUAC रहेगा। MUAC चेक किया जाता है साकेट टेप से। ये टेप आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि जो रेड लाइन है, येलो है और ग्रीन है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ पर MUAC इस तरीके से चेक किया जाएगा। यदि यहाँ पर बात की जाती है ग्रीन बैंड की तो ग्रीन बैंड आता है दैट मीन्स बच्चा क्या है? हेल्दी है। 9 to 11 के ऊपर जाता है तो क्या है? बच्चा हेल्दी है। फिर यदि बिलो येलो में जाता है दैट मीन्स क्या है? बच्चे को जो बच्चा यदि येलो इसमें जाता है बैंड में दैट मीन्स बच्चा क्या है? मॉडरेट मालनरिश्ड है या फिर माइल्ड कह सकते हैं। यदि रेड में जाता है तो बच्चा क्या है? बहुत ही ज्यादा मालनरिश्ड, सीवियर मालनरिश्ड है और बच्चे को इमीडिएट केयर की जरूरत है। नेक्स्ट है यहाँ पर इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच स्टेज इज कंसिडर्ड द टोडलर ग्रुप। तो कौन सी स्टेज है जो टोडलर ग्रुप कहलाएगी? ऑप्शन में है यहाँ पर 0 to 28 डेज, 28 दिन से 1 साल, 1 साल से 3 साल या फिर 3 से 6 साल। तो टोडलर एज ग्रुप की बात हो रही है और टोडलर एज ग्रुप कौन सी कहलाती है? तो टोडलर यहाँ पर कहलाएंगे जिनकी एज 1 साल से 3 साल तक हो। कौन सी? 1 से 3 साल तक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रीनेटल पीरियड, पोस्टनेटल पीरियड की। तो प्रीनेटल पीरियड होता है ओबम से लेके क्या है? ओबम, जो कि 0 to 14 डेज आफ्टर द कॉन्सेप्शन। फिर आता है एम्ब्रियो। क्या होगा? एम्ब्रियो, जो कि 14 दिन से 8 वीक तक। क्या कहलाएगा? 14 दिन से 8 वीक तक का। फिर आता है फीटस, 8 वीक से लेके एट द टाइम ऑफ बर्थ। याद रखना एम्ब्रियो पीरियड कब तक कहलाता है? 14 डेज टू 8 वीक्स तक, देन 8 वीक्स टू बर्थ तक, या फिर हम 8 से 40 वीक कह सकते हैं, कहलाएगा फीटस। फिर आता है पोस्ट नेटल पीरियड। क्या होगा? पोस्ट नेटल पीरियड दैट मीन्स आफ्टर द डिलीवरी। न्यूबॉर्न और न्यूनेट कहलाएगा 0 to 28 डेज तक का। अर्ली न्यूनेट कहलाएंगे 0 to 7 डेज तक के। यदि ओनली न्यूनेट पूछे तो 0 से 28 दिन। इन्फेंसी पीरियड कहलाता है 28 दिन से लेके 1 साल तक की एज ग्रुप का बच्चा। टोडलर 1 से 3 साल। फिर आते हैं यहाँ पर प्री स्कूलर, जो कि LKG UKG वाले बच्चे होते हैं 3 साल से लेके 6 साल तक के। स्कूल गोइंग में आएंगे 6 साल से 10 साल तक के। एडोलसेंट में 10 ईयर टू 19 ईयर अकॉर्डिंग टू WHO के, तो एडोलसेंट ग्रुप में आएंगे। फिर आता है अर्ली एडोलसेंट पीरियड, मिडिल एडोलसेंट पीरियड एंड लेट एडोलसेंट पीरियड। तो एडोलसेंट पीरियड की 3 स्टेज है, अर्ली, मिडिल एंड लेट। एग्जाम में आपको आ सकती हैं तो आपको इनके लिए भी याद रखना है। चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ अ चाइल्ड 1 to 2 ईयर। तो यदि बच्चे की एज 1 से 2 साल है कितनी पल्स रेट होगी? 80 to 130 पर मिनट, 120 to 160 पर मिनट, 78 to 120 पर मिनट या फिर 60 to 100 पर मिनट। यदि बच्चे की एज 1 से 2 साल है और नॉर्मल पल्स रेट की बात की जाती है तो कितनी होगी? 80 से 130 पर मिनट। जितनी कम एज होती है पल्स रेट उतनी ज्यादा होती है, आपको याद रखना है। एज जितनी कम पल्स रेट उतनी ज्यादा।
न्यूबॉर्न में होगी 100 से 150 तक। इन्फेंसी पीरियड में जो बच्चा अर्ली इन्फेंसी पीरियड में 6 मंथ तक का तो 90 से 120, और ओनली इन्फेंट है तो 80 से 120, बच्चा है चिल्ड्रन है तो 70 से 130। नेक्स्ट है यहाँ पर द नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर ऑफ अ न्यूबॉर्न इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, क्या है यहाँ, सॉरी जो न्यूबॉर्न बेबी है यहाँ पर, उनमें एक्सिलरी टेम्परेचर है जो कितना होगा, 40 से 42 डिग्री सेल्सियस, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस, 33.5 टू 34.5 डिग्री सेल्सियस, या फिर 36.5 टू 37.4 डिग्री सेल्सियस। न्यूबॉर्न बेबी का जो नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर होगा वो होगा 36.5 से लेके 37.4 डिग्री सेल्सियस तक। पॉजिटिव एजेंट है क्लोरेस्टेडियम टेटेनी। क्या है, टिटनस का पॉजिटिव एजेंट क्या हो गया, क्लोरेस्टेडियम टेटेनी। वो क्लोरेस्टेडियम टेटेनी यहाँ पर किसमें है जो सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो वो होगा ऑटोक्लेविंग। क्यों होगा, क्योंकि ऑटोक्लेविंग ही एक ओनली ऐसी मेथड है जिसमें स्पोर्स, क्या है, स्पोर्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं वो सभी चीजें मर जाएंगी, ना तो फ्यूमिगेशन में मरेंगी, ना बॉइलिंग में जो स्पोर्स हैं वो मरेंगे, ना ही फ्लेमिंग में जलाने से भी। तो जो चीज यहाँ पर इफेक्टिव होगी वो होगी ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग में टिटनस के बैक्टीरिया और उसके जो स्पोर्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इन स्टेज सर्वाइकल कैंसर स्प्रेड एट ब्लैडर एंड रेक्टम लेवल। तो सर्वाइकल कैंसर में कौन सा लेवल होगा, जब कैंसर ब्लैडर और रेक्टम तक स्प्रेड आउट हो जाएगा, फैल जाएगा। थर्ड बी, फोर्थ है, सेकेंड है, या फिर फोर्थ बी। तो कौन सी स्टेज होगी जिसमें कैंसर, सर्वाइकल कैंसर है यदि किसी को, तो वो ब्लैडर और रेक्टम को भी फैल जाएगा, अफेक्ट करेगा, तो वो होगा फोर्थ ए। कौन सा होगा, फोर्थ ए। अब यहाँ पर जब कैंसर, देखिए सर्वाइकल कैंसर की जो स्टेज फोर्थ होती है, यहाँ पर कैंसर स्प्रेड आउट होना है जो स्टार्ट होगा। तो जब यहाँ पर एक कैंसर कहाँ पर होता है, रेक्टम और ब्लैडर में, तो ये क्या कहलाएगा, फोर्थ ए। और जब यही कैंसर बोन्स, लंग्स और लिवर, जो डिस्टेंट लोकेशन है, दैट मीन्स दूर के पार्ट हैं, उनमें जाके फैलता है। कहाँ से, सर्विक्स से यदि रेक्टम ब्लैडर में आया तो फोर्थ है, लेकिन जब डिस्टेंट ऑर्गन, दैट मीन्स जो बोन्स हो गई, लंग्स हो गए, लिवर हो गए, यहाँ पर जाके फैलेगा, स्प्रेड आउट होगा सर्वाइकल कैंसर, तो ये कहलाएगा फोर्थ बी। यदि आपको एग्जाम में ब्लैडर और रेक्टम कहा है तो आपको कहना है फोर्थ ए। यदि कहे यही कि बोन्स में हो गया, लिवर में हो गया, तब आपको क्या कहना है, फोर्थ बी। करेक्ट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर if you are confirming the diagnosis of diabetes with capillary blood glucose level then the cutoff value should be। तो यदि आप डायबिटीज क्या कर रहे हैं, कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल से कंफर्म कर रहे हैं, कट ऑफ वैल्यू कितनी आनी चाहिए, फास्टिंग ब्लड शुगर लेस देन 126 एंड पोस्ट PPBS मोर देन 200, FBS मोर देन 110 और PPBS 200। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, PPBS की वैल्यू बतानी है यहाँ पर और FBS की। तो क्या है जो आपका राइट आंसर होगा, यदि आप कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल से क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं कि पेशेंट को क्या है, डायबिटीज है या नहीं, तो पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर वैल्यू बतानी है और आपको फास्टिंग ब्लड शुगर वैल्यू बतानी है। तो जो यहाँ पर कंफर्मेटरी होगा वो होगा आपका 126 फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, और जो पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर लेवल है वो कितना होगा, मोर देन 220, तब कंफर्म होगा कि पर्सन को डायबिटीज है। नेक्स्ट वन, पर्सन हुज वेट इज 80 किलोग्राम एंड हाइट इज 156 सेंटीमीटर, BMI ऑफ पर्सन इंटरप्टेड एज। एग्जाम में आपको इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आएंगे कि बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए आपको कहा जाएगा यदि पर्सन का वेट कितना है, 80 किलोग्राम है, हाइट है 156 सेंटीमीटर, तो BMI का आपको फॉर्मूला लगाना है बॉडी मास इंडेक्स का। तो यहाँ पर होता है वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइट दी हुई है आपको सेंटीमीटर में, तो आपको इस हाइट को क्या करना है, कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर टू मीटर में, क्योंकि यहाँ पर हाइट आपको जो फॉर्मूला है, यहाँ पर फॉर्मूला
जब आप यहाँ पर पर्सन का BMI कैलकुलेट करके निकालेंगे तो कितना आएगा, हाइट मीटर स्क्वायर में निकालनी है, वेट किलोग्राम में निकालना है, पर्सन आएगा ओबेसिटी की कैटेगरी में, किसमें, ओबीस कैटेगरी में। यहाँ पर BMI की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 18.5 to 24.9। यदि नॉर्मल BMI की हम बात करते हैं तो ये होगी 18.5 to 24.9। लेकिन यदि यही BMI लेस देन 18.5 जाती है तब पेशेंट कहलाएगा कौन से उसमें, अंडरवेट में। किस में कहलाएगा, अंडरवेट में। लेकिन जब ये 18.5 से 24.9, ये डिपेंड करती है BMI आपके वेट एंड हाइट पर। ऐसा नहीं कि आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, वजन यदि आपका 80 kg हो जाए तो आप ओबेसिटी में आएंगे, ऐसा नहीं है। BMI डिपेंड करेगा आपकी हाइट और वेट दोनों पर। फिर आता है ओवरवेट में, तो 25 से 29.9 यदि BMI निकल के आती है तो ओवरवेट। यदि 29 से 30 के आगे जाता है तो ओबेसिटी, और ओबेसिटी की फिर क्लासेस हैं जो अलग अलग 3 क्लासें हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायड ऑफ कोरिएजा कफ एंड कंजक्टिवाइटिस कॉमनली सीन इन। तो कौन सा है जो यहाँ पर 3 क्लिनिकल कॉज हैं, कौन कौन से हैं, कोरिएजा, कफ एंड कंजक्टिवाइटिस। तो ये किसके यहाँ पर ट्रायड मीन्स 3 सिम्टम है, मम्स के, मीजल्स के या फिर रूबेला और टाइफाइड के। तो किसके हैं, क्लिनिकल ट्रायड। क्लिनिकल ट्रायड का मतलब है 3 साइन है। कोरिएजा, कोरिएजा का मतलब होता है कैटरल इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नोज। नोज में सिम्टम है, कोरिएजा में क्या होगा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नोज की उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, तो ये कहलाएगा कोरिएजा। जनरली कोल्ड और हे फीवर के कारण ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कफ और कंजक्टिवाइटिस तीनों साइन हो जाएंगे किसके लिए, मीजल्स के लिए। तो 3 क्लिनिकल ट्रायड सिम्टम है, कोरिएजा, कफ एंड कंजक्टिवाइटिस फॉर द मीजल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर द फॉलोइंग आर वाटरबॉर्न डिसीज कॉज्ड बाय इंसेक्ट, वेक्टर्स, मॉस्क्यूटो एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी क्या हैं, वाटरबॉर्न डिसीज हैं, जिनके वेक्टर क्या है, मॉस्क्यूटो हो सकते हैं, लेकिन किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में डेंगू, फाइलेरियासिस, टाइफॉइड या फिर मलेरिया। तो सभी के वेक्टर क्या है, मॉस्क्यूटो। डेंगू का क्या है यहाँ पर, एडिस एजिप्टी। मलेरिया के लिए है जो एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो, फीमेल एनाफ्लीज। यहाँ पर अब जो बात आती है टाइफॉइड की, किसकी, टाइफॉइड की। टाइफॉइड है जो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होगा, इसका मच्छर से कोई लेना देना नहीं है। बाकी फाइलेरियासिस, डेंगू, मलेरिया तीनों के वेक्टर हैं जो मॉस्क्यूटो होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर डिसीज विच डज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू द ट्रांसप्लेसेंटल मोडेज। तो कौन सी डिसीज है जो ट्रांसप्लेसेंटल, दैट मीन्स प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में नहीं जाएगी, वर्टिकल ट्रांसमिशन कॉज नहीं करेगी, कौन सी डिसीज होगी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस, HIV या फिर हेपेटाइटिस सी। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस सी चला जाएगा, इजीली वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू। सिफिलिस भी हो जाएगा बच्चे को, HIV भी हो सकता है। लेकिन जो नहीं होगा वो होगा हेपेटाइटिस सी। क्यों, क्योंकि जो ट्रांसमिशन मोड होता है हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस ए का होता है फीको ओरल रूट। कौन सा, फीको ओरल रूट। तो ये किसी भी तरीके से ट्रांसप्लेसेंटल मोड से निडल प्रिक इंजरी से होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर मिड डे मील प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन। तो मिड डे मील प्रोग्राम का इनिशिएशन कब किया गया था, 1962, 1972, 1982 या 1952। तो जो मिड डे मील प्रोग्राम है इसको इनिशिएट किया गया था 1962 में। कब, 1962 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स इन ऑल एक्सेप्ट। अर्ली इनिशिएशन है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सभी किसी एक को छोड़कर। अर्ली इनिशिएशन का मतलब एज अर्ली एज पॉसिबल हो, तो आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो सभी केस में हेल्पफुल होगा किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर एक्ट एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, प्रिवेंट्स द ब्रेस्ट कैंसर, इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस या फिर प्रिवेंट द सर्वाइकल कैंसर। तो क्या होगा यहाँ पर, आपका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या निकल के आएगा कि यहाँ पर यदि आपने जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग कराना स्टार्ट किया तो सबसे प्रिवेंट करेगा किसी एक को छोड़कर।
तो इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस में हेल्प करेगा। यहाँ पर आपको ब्रेस्ट कैंसर से भी प्रिवेंट करने का काम करेगा, क्योंकि सेल इन्वेजन होना स्टार्ट होता है इसलिए। फिर यहाँ पर आता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के तौर पर भी काम करता है। जो कंप्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं उनमें एटलीस्ट 30 डेज तक, कितना 30 डेज तक है जो ब्रेस्ट फीडिंग क्या करेगा, कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करेगा। फिर यहाँ पर जो होगा वो होगा सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट आपको नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज आइडल टाइम टू स्टार्ट वीनिंग टू एन इन्फेंटिस। तो बच्चे में आइडल टाइम क्या होगा वीनिंग के लिए? वीनिंग का मतलब होगा बेबी को जो फर्स्ट फूड हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड भी कह सकते हैं, वीनिंग भी कह सकते हैं, और इस 6 मंथ की एज से स्टार्ट करवाना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एक्सेप्ट। तो सभी फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं किसी एक को छोड़कर, माला एंड डायफ्राम, ट्यूबेक्टोमी एंड विड्रावल। तो जो यहाँ पर फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है वो सभी हैं किसी एक को छोड़कर, तो वो विड्रावल क्या है, विड्रावल मेल में यूज किया जाएगा, ना कि फीमेल में। फीमेल में माला एन यूज किया जाएगा, डायफ्राम यूज किया जाएगा, ट्यूबेक्टोमी किया जाएगा। लेकिन जो नहीं होगा वो क्या होगा, विड्रावल। ट्यूबेक्टोमी इंडिया में कॉमनली यूज होने वाली स्टरलाइजेशन मेथड है, जिसमें यहाँ पे क्या किया जाता है, जिसको हम परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज IQ में भी डिफाइन करेंगे। तो IQ का जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर एग्जाम में आ सकता है वो है यहाँ पर मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। अब यहाँ पर आप देखिए आपका कौन सा आंसर होगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बताया है आपको। एग्जाम में या तो आपको IQ निकालने के लिए कहा जाएगा, इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट, या फिर आपको फॉर्मूला आ सकता है, या फिर आपको जो रेंज होती है मेंटल रिटार्डेशन के लिए IQ की वो आ सकती है। तो IQ का फुल जो यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम वो होगा मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो ये होगा यहाँ पर क्या होगा आपका IQ। अब यहाँ पर जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्लासिफिकेशन होता है किसके लिए, मेंटल रिटार्डेशन के लिए, एग्जाम में आपको हमेशा ही आता है। तो यहाँ पर आपको IQ रेंज याद रखने की जरूरत होगी। जितना कम IQ होता जाएगा पर्सन की कंडीशन उतनी ज्यादा वर्स्ट होती जाएगी। तो माइल्ड होगा यदि तो 50 से 70, मॉडरेट होगा तो 35 से 50, सीवियर होगा तो 20 से 35, और प्रोफाउंड होगा तो 20 एंड बिलो, जिसमें आपके लिए पेशेंट को एडमिट करने की जरूरत पड़ेगी सीवियर और प्रोफाउंड में। माइल्ड मॉडरेट में पेशेंट अपनी केयर थोड़ी बहुत कर सकता है, बट यदि एग्जाम में आता है कि एडमिशन की जरूरत किस केस में पड़ेगी, जब पर्सन का IQ लेवल बिलो 20 चला जाता है तब। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपको IQ लेवल है जो पूरा याद करके जाना है, एग्जाम में आपको आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 6th क्रेनियल नर्व एब्ड्यूसेंस कंट्रोल्स द। तो 6वें नंबर की क्रेनियल नर्व है, एब्ड्यूसेंस है इसका नाम। तो क्या कंट्रोल करती है, टोटल 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती हैं, उनके आपको पूरे नाम, फंक्शन, कौन सी सेंसरी है और कौन सी यहाँ पर मोटार है और कौन सी मिक्स्ड है। तो यहाँ पर जो एब्ड्यूसेंस है इसका काम क्या है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, टेस्ट परसेप्शन, क्लोजर ऑफ एपिग्लोटिस, मूवमेंट ऑफ द टंग। तो 6वें नंबर की क्रेनियल नर्व काम करती है आई बॉल को मूव करने के लिए, कौन सी, आई बॉल को। और जो 3 क्रेनियल नर्व है, 3 क्रेनियल नर्व जो कि आई बॉल मूवमेंट को, आई बॉल कंट्रोल में हेल्प करती हैं, वो है ऑक्यूलो मोटार 3rd क्रेनियल नर्व, ट्रोक्लियर 4th क्रेनियल नर्व एंड एब्ड्यूसेंस 6th नंबर की क्रेनियल नर्व। तीनों क्या करती हैं, आई बॉल के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड बी विथहेल्ड अ वीक बिफोर कार्डियक सर्जरी। तो कोई भी कार्डियक सर्जरी होनी हो, हार्ट सर्जरी होनी हो, तो कौन सी मेडिसिन है 1 हफ्ते पहले ही विथहेल्ड कर दी जाती है, मतलब स्टॉप कर दी जाती है। यदि आपकी सर्जरी है जो अभी से 8 दिन बाद होने वाली है, तो इनमें से जो मेडिसिन आप ले रहे हैं तो किसको हम स्टॉप कर देंगे, सर्जरी के 1 वीक पहले। ऑप्शन में है यहाँ पर फ्रूसेमाइड, मेटोप्रोलॉल, रेमिप्रिल या फिर क्लोपिडिग्रोल। यहाँ पर कौन सी मेडिसिन स्टॉप कर दी जाती है बिफोर कार्डियक सर्जरी के, वो है यहाँ पर क्लोपिडोग्रेल। कौन सी, क्लोपिडोग्रेल मेडिसिन को स्टॉप विथहेल्ड कर दिया जाता है, क्योंकि एक एंटी प्लेटलेट मेडिसिन है और पेरी ऑपरेटिव हेमरेज को प्रिवेंट करने के कारण क्या करना है, पेरी ऑपरेटिव हेमरेज को प्रिवेंट करना है।
इसीलिए एंटीप्लेटलेट ड्रग को विथहेल्ड और स्टॉप कर दिया जाता है बिफोर द कार्डियक सर्जरी। हियर इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्लोपिडोग्रेल। नेक्स्ट है यहाँ पर Which hormone is present in hormonal contraceptive pills? तो यहाँ पर हम पूरे कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पढ़ेंगे विद इन 5 मिनट में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कौन सा है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इनमें से कौन सी है? प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, एस्ट्रोजन रहेगा, बोथ ए एंड बी होंगे या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा। तो जितनी भी यहाँ पर जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनमें प्रोजेस्टेरॉन भी होगा और एस्ट्रोजन भी होगा। क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन भी होगा और एस्ट्रोजन भी होगा। तो यहाँ पर जो कंबाइंड ओसीपी होती हैं जनरली, कौन सी? कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, उनमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों का लो डोज रहेगा। और जो कंबाइंड ओसीपी होती हैं ओव्यूलेशन प्रोसेस को ही इनहिबिट करेंगी, सप्रेस करने का काम करेंगी। ना होगा ओव्यूलेशन, ना यहाँ पर आपको कंसीव करने के चांस बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम में आपको हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस यदि आती हैं तो वो है प्रोजेस्टासाइट, जो कि टी शेप्ड डिवाइस होती है। यहाँ पर प्रोजेस्टासाइट है जो यहाँ पर नहीं दी हुई है, तो यहाँ पर प्रोजेस्टासाइट, ये क्या है? प्रोजेस्टासाइट है, टी शेप डिवाइस है और ये क्या है? हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। एलएनजी होगा यहाँ पर, मेरेना जिसको हम कहेंगे। तो यहाँ पर एलएनजी और मेरेना, एलएनजी और मेरेना आपको इमेज आ सकती है एग्जाम में। तो ये किसकी इमेज है? मेरेना की। ये भी टी शेप्ड रिलीजिंग है जो कि लेवोनोजेस्ट्रॉल को 20 mcg लेवोनोजेस्ट्रॉल को रिलीज करेगी। यदि प्रोजेस्टासाइट की बात करें तो सेकंड नंबर की इमेज ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है यहाँ पर, एक क्या है? प्रोजेस्टासाइट है। और ये पर डे टोटल इसमें 38 mg प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, लेकिन ये रिलीज करेगा यूट्रस में कितना? 65 mcg पर डे। और इसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? यूट्राइन लाइनिंग और सर्वाइकल म्यूकस के यहाँ पर इफेक्ट करना। फिर आती है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन को ही हम हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस कहते हैं। याद रखना है आपको, थर्ड जनरेशन आईयूसीडी इज ऑल्सो नोन एज द हार्मोन रिलीजिंग आईयूसीडी एंड एग्जाम्पल है प्रोजेस्टासाइट, मेरेना और एलएनजी। फेलियर रेट 0.2% से भी कम है इसके। फिर आती है यहाँ पर सेकेंड जनरेशन। थर्ड पूछते हैं तो हार्मोन वाली याद रखना है। हार्मोन वाले में आपको क्या क्या आ जाएंगी? जितने भी हार्मोनल यहाँ पर मेथड होंगी। फिर आता है सेकेंड जनरेशन आईयूडी में, तो सेकेंड में आएगा कॉपर-टी 380A, कॉपर-टी 200B, मल्टीलोड और नोवा-टी। ये सब किसकी है? ये है यहाँ पर सेकेंड जनरेशन। फिर यहाँ पर आता है जो फर्स्ट जनरेशन में, तो फर्स्ट जनरेशन में जितनी नॉन मेडिकेटेड होंगी, जिनमें मेडिसिन नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर लिपेज लूप, स्पाइरल, कॉइल्स और बाव से सब क्या है? ये है यहाँ पर कौन से? ये फर्स्ट जनरेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे। आई होप आपको ये सभी आईयूसीडी हैं जो क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट है यहाँ पर बैरियर मेथड्स आर ऑल एक्सेप्ट। तो बैरियर मेथड सभी हैं किसी एक को छोड़कर, डायफ्राम, कॉन्डोम, लिपेज लूप या फिर वेजाइनल स्पंज। तो यहाँ पर बैरियर का मतलब होगा मैकेनिकल, या फिर क्या बैरियर का मतलब वो रोकने का काम करेंगे। डायफ्राम है यहाँ पर, कॉन्डोम है, वेजाइनल स्पॉन्ज है, सब क्या होगी? बैरियर मेथड होंगी। लिपेज लूप है फर्स्ट जनरेशन आईयूडी, ये बैरियर मेथड नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉपर-टी 380A आईयूडी शुड बी रिप्लेस्ड वंस इन अ। तो कॉपर-टी 380A आईयूडी है जो कब रिमूव करवा सकते हैं, कितने टाइम में? 2 साल में रिप्लेस कर सकते हैं, 10 साल में, 3 साल में, फिर 5 साल में। तो यहाँ पर इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एफिशिएंसी है, मतलब कितने टाइम तक सही तरीके से काम करेगा, तो वो होगा 10 साल। लेकिन यदि आप 10 साल के पहले कंसीव करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आप इसको 10 ईयर तक ही इंसर्ट करवा के रखें। यदि आपने इंसर्ट करवाया है, आफ्टर दैट 1 ईयर, 6 मंथ और 2 ईयर में आप कंसीव करना चाहते हैं तो इसको आप रिमूव करवा सकते हैं। आईयूडी का फर्स्ट जो साइड इफेक्ट होता है आईयूसीडी का, वो होता है वेजाइनल ब्लीडिंग, हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग एंड पेन। एग्जाम में आता है आपको। नेक्स्ट वन है यहाँ पर माला एन
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डिफर फ्रॉम माला डी इन टर्म्स ऑफ, तो क्वेश्चन आपके CHO के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो माला एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स OCP है, माला डी से किस तरीके से डिफर है? तो दोनों में जो डोज होता है, कौन सा, जो नॉर्जेस्ट्रॉल का डोज होता है, एस्ट्रॉइडल डोज होता है, दोनों में सेम होता है। यहाँ पर सोल्ड अंडर सोशल मार्केटिंग ये भी होगा, सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो माला एन है जो माला डी से इस तरीके से भिन्न है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। कैसी? फ्री ऑफ कॉस्ट है जो अवेलेबल रहेगी माला एन, लेकिन माला डी को आप मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एलिजिबल कपल्स आर दोज कपल्स एज ग्रुप ऑफ, एलिजिबल का मतलब वो फर्टाइल कपल, फर्टाइल का मतलब जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, जो लोग कंसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्टाइल कपल और एलिजिबल कपल कौन से होंगे? तो फर्टाइल और एलिजिबल कपल माने जाते हैं 15 से 45 साल तक के, कौन से? 15 to 45 ईयर्स एज ग्रुप तक के कपल माने जाते हैं फर्टाइल कपल और एलिजिबल कपल। नेक्स्ट है यहाँ पर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस इन लैक्टेटिंग मदर इज, तो जो माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है तो उसमें कौन सी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट होगी? मिनी पिल्स, कंबाइंड पिल्स, सेंटोक्रोमैन या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा लैक्टेटिंग मदर के लिए, जो नर्सिंग मदर भी कहते हैं हम जिनको, तो उनके लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट रहेगी वो होगी मिनी पिल्स, क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरॉन का स्मॉल कंटेंट ही अवेलेबल होता है और ये प्रेगनेंसी को क्या कर सकता है? कंट्रोल करने का काम कर सकता है। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स और मिनी पिल आपको मार्केट में प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स POPs के नाम से मिलेंगी या फिर मिनी पिल्स के नाम से मिल जाएंगी और 99% है जो इफेक्टिव है। फिर यहाँ पर और आता है, फिर आता है सहेली, जो कि वंसा वीक पिल हफ्ते में एक बार लेना है, जिसको हम ऑर्मेक्स, लॉकफेम और सेंटोक्रोमैन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो सहेली है ये क्या है? मार्केट में भी अवेलेबल हो जाती है और गवर्नमेंट में भी अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर DMPA, दैट मीन्स प्रोवेरा या फिर डेपो प्रोवेरा के नाम से रहेगा यहाँ पर। तो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है और ये कब दी जाती है? इट्स गिवन एवरी 2 वीक, 2 मंथ, 3 मंथ या फिर 2 ईयर। तो DMPA एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है और ये हर 3 महीने में, कब? एवरी 3 मंथ में इंट्रामस्कुलर रूट से है जो 150 mg डोज है जो इसका दिया जाता है डीप IM इंजेक्शन के थ्रू। क्या है? डेपो प्रोवेरा, एग्जाम में आपको आता है तो डेपो प्रोवेरा दिया जाता है कब? एवरी 3 मंथ में। कब दिया जाएगा? एवरी 3 मंथ में दिया जाएगा और इंट्रामस्कुलर रूट से इसको दिया जाएगा। आपको ये एग्जाम में भी आ सकता है और यहाँ पर एग्जाम के अलावा एज अ नर्स, एज अ CHO आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके क्लिनिक पे यदि कोई फैमिली प्लानिंग मेथड के बारे में पूछने आता है तब आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं, लेकिन ये एडवाइस डॉक्टर करेगा, आप ओनली इंजेक्शन उसको ये लगा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सेफ पीरियड इज कैलकुलेटेड बाय, तो सेफ पीरियड का मतलब होगा ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आप सेक्स करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो कंसीव होने के चांस ना के बराबर होंगे, फर्टिलाइजेशन होने के चांस ना के बराबर होंगे। तो वो कौन सा पीरियड होगा और किस बेस पे डिपेंड करेगा? ड्यूरेशन एंड डेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे, लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, लेंथ ऑफ ओवुलेशन पे, लेंथ ऑफ ल्यूटियल फेज पर। तो सेफ पीरियड क्या है? सेफ पीरियड कब माना जाता है, किस बेस पे काम करेगा कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की है। यदि आपका 28 डेज की जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसके बेस पर कैलकुलेट किया जाएगा कि सेफ पीरियड कौन सा होगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट इज द नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, तो नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होगा। और जब IOP बढ़ता है, IOP का मतलब है आंखों में जो प्रेशर बढ़ेगा, तो वो प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है? ग्लूकोमा, ग्लूकोमा होगा तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं और ये IOP के कारण ही होगा। तो नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है वो होता है 12 से 21 mm ऑफ Hg। कितना होगा? 12 to 21 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट वन है यहाँ पर हार्मोन विच रेगुलेट द ब्लड प्रेशर एंड सीक्रेटेड बाय द किडनी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा हार्मोन है जो किडनी के थ्रू सीक्रेट होता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। रेनिन, इरिथ्रोपोइटिन, एल्डोस्टेरोन या फिर एंजियोटेंसिन। सो
सॉरी एंजियोटेंसिनोसिन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। और आज रात में ही मे बी 10 o'clock तक आपकी जीके की भी एक क्लास की जाएगी, तो आप लोग उसको भी जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।